बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि बिजली कंपनियों के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स की तकसीम ख़त्म, काबीना ने मंजूरी दे दी और इसका इत्तलाक भी फौरी होगा। वफाकी काबीना ने बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली ख़त्म करने की रकम स्कीम जो है, मुफ्त बिजली ख़त्म करके रकम देने की जो स्कीम है उसके हवाले से अगर हम आपको डिटेल में बताएं तो बिजली की पैदावारी कंपनियों के ग्रेड 17 के ऑफिसर को माहाना 650 यूनिट्स के बजाय 24,570 रुपये और ग्रेड 18 के ऑफिसर को माहाना 700 यूनिट्स के बजाय 26,460 रुपये मिलेंगे। जिनको उसके ग्रेड 19 के अफसर को माहाना 1,000 मुफ्त यूनिट्स के बजाय 42,720 रुपये मिलेंगे, जबकि ग्रेड 20 के ऑफिसर को माहाना 1,100 यूनिट्स के बजाय 46,992 रुपये और ग्रेड 21 के ऑफिसर को 1,300 यूनिट्स माहाना के बजाय 55,536 रुपये दिए जाएंगे। इस फैसले के हवाले से देखते हैं कि हमारे मेहमान क्या राय रखते हैं और क्या हुकूमत को तमाम महकमों के सरकारी अफसरान के भी फ्री यूनिट्स ख़त्म कर देने चाहिए और इसके एवज़ रकम देनी चाहिए। क्या ये फैसला खुशाइंद है, नहीं है? आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है उसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे। लेकिन ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। नुसरत मिर्ज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो फैसला सामने आया है कि फ्री यूनिट्स ख़त्म कर दिए जाएंगे इन अफसरान के और इनको इसके एवज़ रकम देने का जो फैसला है, क्या बाकी महकमान के अफसरान के भी फ्री यूनिट्स ख़त्म करके उसको कंपनसेट किया जाए और उसके एवज़ उन्हें रकम दी जाए? ये अगर मैं नहीं जानता कि पंजाब में क्या सूरत हाल है, लेकिन अगर आपने ये रकम जो बताई है और जो जो यूनिट बताए हैं वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट हैं, जो कि या 19-20 हैं। बस इस ये जो रकम दी जा रही है वो उसके बराबर में दी जा रही है जितना कि उनको बिजली मिलती थी, जितने यूनिट उनको मिलते थे। अब दूसरी उसमें एक और पहलू है कि ये बिजली के लोग हैं, अपनी कंपनी से जितना भी चाहें कम बेशी कम कर सकते हैं, कौन उसको चेक करेगा? दूसरी बात ये है कि मैंने एक और ये बात भी कही है कि जो इनको रकम दी जा रही है जी जी, वो भी तो मैंने बिजली के उसी यूनिट के आसपास है। अगर आपके 50-60 इधर यूनिट हो जाएं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये ऐसा मालूम होता है कि एक जेब से निकाल कर उसी आदमी की दूसरी जेब में डाला जा रहा है और ये एक धोखा है और फ्रेब है। अब ये हमारा मुतालबा तो ये था ओरिजिनली कि ये सबके जितने भी अफसरान हैं उन सब की बिजली और उनका पेट्रोल दोनों बंद किया जाए, तो फिर जाकर को मुल्क के हालात सही चलेंगे, वरना तो ये मुल्क के हालात कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। और ये जो कुछ भी किया है ये ड्रामेबाजी है। इसके अंदर अगर आप इतनी बड़ी रकम देंगे वो ये रकम भी हड़प करेंगे और बिजली भी मुफ्त लेंगे और ये दोहरा नुकसान करेंगे जो इस वक्त हो रहा है। और जो इस वक्त जो पोजीशन है, यानी जो प्रोग्राम भी करेंगे वो ख़राब करेंगे और जो बात भी करेंगे, जो कानून भी पास करेंगे वो अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करेंगे, तो और पाकिस्तान के मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। कोई काम इनका ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है कि जिसमें अगर ये बात कह रहे थे कि बिजली का यूनिट को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, मुफ्त जो मिलते हैं जी जी, तो उसमें भी शक था कि वो मुफ्त होती फिर या नहीं होती, क्योंकि बिजली वो ले सकते थे, बगैर मीटर के ले सकते हैं, तो फिर क्या करते फिर आप? अभी भी ये ले लेंगे और पैसे भी ले लेंगे। और अब फिर अगर ये बात सारी तमाम सरकारी महकमों पे की जाए तो फिर तो कोई नतीजा बरामद हो सकता है। पेट्रोल भी उनका बंद करो और इनके जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, बड़े बड़े मकानात हैं, वो भी ख़त्म करें और फिर जाकर आपको मईशत को आपकी बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ किसी सूरत में भी ये मईशत आपकी बेहतर नहीं हो सकती। इससे तो नुकसान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, आपका ओपिनियन आ गया जी। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो हम देख रहे हैं एक फार्मूला डेवलप किया गया है कि फ्री यूनिट्स ख़त्म करके उसके कंपनसेट में पैसे दिए जा रहे हैं, तो यकीनन मिर्ज़ा साहब की बात दुरुस्त है कि इससे तो मज़ीद नुकसान ही होगा, इससे कोई फ़ायदा तो होने नहीं वाला। देखना है ना कि ये स्टेप आखिर क्यों उठाया गया है। ये उसी की कड़ी है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है कि अब वो ये कोशिश कर रही है कि अखराजात को हम कम करें और अपनी मईशत को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें,
तो उनमें से ये भी एक स्टेप है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को ये एतराज़ था कि ये क्यों जो है उनको मुफ्त बिजली जो है फराहम की जा रही है। और जब इसकी तफसील में ये गई तो वाक़तन ये था कि जो ये है जो हर ग्रेड अफसर को जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। तो ये इक़दाम तो जहाँ तक है वो ठीक था, ठीक। लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि जी वो उधर से अलाउंस दे दिए और यहाँ से उनको जो बिजली जो है वो कहा कि जी आप फ्री नहीं लेंगे। तो ये इतना अच्छा जो है उसका वो नहीं है। असल में हमें तो देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का मसला क्या है। उसमें लाइन लॉसेज हैं, उसमें थेफ्ट है, नॉन पेमेंट है, मीटर टेम्परिंग है, करप्शन है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसने के जो हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको इतना डेट रिडन कर दिया है, और वो हमारे लिए जो है ना प्रॉफिट देने के बजाय, फ़ायदा देने के बजाय अब ये नुकसानदेह है। उसको बहाल करने के लिए ये पूरे एक रिफॉर्म्स चाहिए। ये तो एक छोटा सा ये टुकड़ा है। तो जहां तक जो है ये अलाउंस देने का जो सिलसिला है, मेरा ख्याल तो ये है कि जो फ्री वाला काम है वो हमें सिरे से हर एक के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। जो सरकारी महकमे के जो अफसर हैं, चाहे फौज में या सिविल में, उनमें भी वो ग्रेड 20 एंड अबव, 22 एंड अबव जो है उनको फ्री मिलती है। और जो जो वो कमांडर लेवल है उनको फ्री मिलती है, नीचे वालों को तो फ्री नहीं मिलती। वो तो अभी भी वो ये पेमेंट कर रहे हैं। तो सही। ये एक जो है ना यार्डस्टिक होना चाहिए कि नो फ्री लंच, नो फ्री इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू। ये क्या कि सर यूनिट्स तो ले लिए और उसको कंपनसेट कर दिया अलाउंस की सूरत में। नवीद चौधरी साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? कभी किसी ने ये बात तो नहीं की, सरकारी अफसरान की मरात तो देखी जाती है, उनकी कारकर्दगी पर बात नहीं की जाती कि वो क्या इसके एवज अच्छी कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल आपका ये सवाल बजा है। परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। कारकर्दगी इस हवाले से अगर मुनासिब हो तो फिर राय दी भी जा सकती है। पीआईए में जब तक कारपोरेशन लोगों को भी ये शिकायत नहीं कि इनको खुसूसी रायत क्यों दी जा रही है, जब कारपोरेशन ही खसारे में चली गई, उनकी मैशत पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई, बल्कि इन ट्रू सेंस शायद आती बन गई, तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि राय दी जाए। वापडा का मसला क्या है? हमला ये है कि हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है बिजली के हवाले से वो सर्कुलर डेट है। हमने सर्कुलर डेट को खत्म करना है। उसमें जैसा ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि ज़ाहिर लाइन लॉसेस का मामला भी है, थेफ्ट जो हो रही है बिजली की वो है। इस तरह से जो फ्री यूनिट्स हैं इनकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी कि मुल्क के हालात, अब हुकूमत कह रही है कि हम कफायत शहरी की मुहिम चलाएंगे, बिल्कुल ठीक है, हालात का तकाजा है, हमें चलानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर बिजली की ऐसी कौन सी है कि जिसमें हम बहुत ज्यादा कोई यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? जाहिर है जो हमारे आइडल यूनिट थे वो उस तरह से नहीं चल सके। डैम कालाबाग डैम नहीं मिल सका, बहुत शानदार मनसूबा था, अफसोस सियासी तनाज़े की नजर हो गया। अब पाकिस्तान को जो दरपेश हालात है उस मुताबिक का फैसला करना है। एक तरफ आप कहते हैं कि बिजली के खत्म कर देते हैं, साथ ही आप खजाने पर बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं ये पैसे गवर्नमेंट पे करेगी, कैसे पे करेगी? वो नोट छापे जाएंगे, इजाफा होगा, तो मामला कहाँ से आया? मामला तो किस तरफ करना, तो मजीद एक बहरान की तरफ लगे। ये कह देना, बाज़ अहबाब ये कह देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, अगर कुछ क्षेत्रों के दरमियान मिल भी रहा है तो वापडा कर देते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है। अच्छा सर, जो हम स्लैब्स डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट में, मैंने इंट्रो में भी उनका जिक्र किया कि ग्रेड 21 के ऑफिसर को हम देख रहे हैं कि अलाउंस के तौर पर 55,500 माहाना दिए जाएंगे। 1300 यूनिट्स उसके ख़त्म हो गए, 55,500 के अलाउंस दिया जाएगा। तो इतना अगर हम इसको थोड़ा सा अगर इसका हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें, गरीब की तो इससे कम आमदनी है, जबकि एक सरकारी ऑफिसर जो कि ग्रेड 21 का ऑफिसर है उसको इतना अलाउंस मिल रहा है। देखिए जी, बहुत अच्छा हमने पॉइंट उठाया कि अगर आपने ये 6 से 9 अरब रुपए के दरमियान में मामला बनता है, इसका रिलीफ देना तो 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं गरीबों को देना है। तो आपने करना ही है। देखिए, अगर मेरी जेब से जा रहा है, हम टैक्स पेयर हैं, हमारी जेब से जो जा रहा है वो अगर आपने इस्तेमाल करना है तो फिर इस मत में कर लेना। ये इन अफसरों के पास किस चीज की कमी है? अच्छा, फिर जो ये जो जैसे होता है कि जी फ्री यूनिट जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। देखिए, मुल्क के अंदर किसी के साथ भी जब साकिब निसार साहब रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने एक पैकेज मंजूर करवा लिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट बल्कि सुपीरियर जुडिशरी के जजों के लिए बेतहाशा बिजली जो है वो मुफ्त कर दी।
तो ये मामला तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए कि फ्री किसी के लिए नहीं है, पाकिस्तान है ये। बिल्कुल। बात ये है कि हमने संभालना है। और इस वक्त सर्कुलर डेट जो है वो हमारी जो बेशुमार रुकावटें हैं, उसमें जो 2-3 बड़ी रुकावटें हैं पाकिस्तान की मुआशी के वाले से, वो सर्कुलर डेट है। कल को जी अच्छा, तो उसमें अगर आपने कमी लानी है तो एक तो परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, बिल्कुल। दूसरा आपने फी जा रही है वो बंद करनी है, जहां जहां चोरी वो बंद करनी है। मुल्क के अंदर ये इंप्रेशन जाना चाहिए आम शहरी को, वो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है या 150 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, या ग्रेड 20 का अफसर है या 21 का अफसर है। मतलब सर हम इस चीज से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हुक्मरान भी आवाम को रिलीफ देने के लिए हमें संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। अदरवाइज ये कहा जा सकता, मतलब कहते हैं कि देखिए ये था वाकया का मामला, इतना हमने यहाँ कट लगा दिया, अब पे नियम करें, या फिर आप यूनिफॉर्म पॉलिसी लाएं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी है सारी सरकारी मुलाजमीन के लिए, इतने अलाउंस है। ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। सही। तो यहाँ हम बाफर बिजली नहीं बना रहे, हमारे पास कोई हाइडल निजाम नहीं है, तो 2 रुपए 3 रुपए नहीं मर रही, तो खुदा के लिए मुल्क पर रहम करें। ये उनको ओब्लाइज करना, फिर इस खौफ से कि जी अगर ये नहीं करेंगे वो करप्शन करेंगे और उसके बाद बिजली चोरी करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि जिनके को खून लग चुका है वो चोरी छोड़ देंगे? आप उनको 33,000 34,000 या 50,000 रुपए जितने भी देते हैं, पीरियड वाइज बात कर रहा हूँ, बाद भी वो लाइनमैन को कहते हैं कि यार मेरे घर जो तार आ रही है वो तार डाल दो। पकड़ना किसने है? पकड़ना तो फिर लेस्को ने, फेस्को ने, केईसी ने, वो पकड़ना है ना। अगर वहां उन्हीं के अफसरान ये काम शुरू कर देते हैं तो वहां पर क्या मसला बना पैदा होगा? ये भी एक चीज ये है कि इन चीजों से बिल्कुल तरफ नजर नहीं करना चाहिए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। जरा इस हवाले से हम पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या हुकूमत को तमाम महकमों के सरकारी अफसरान के भी फ्री यूनिट्स खत्म कर देने चाहिए? 95% यही डिमांड करें, जबकि 5% ऐसा नहीं मानते हैं। नाज़रीन हम ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे एक और टॉपिक की जानिब और डिस्कशन करेंगे निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई के हवाले से, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब से पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरी की सूरत में $10 अरब की सरमायाकारी लाने के लिए मुसलसल कोशा हैं और चंद माह में इन कोशिशों के नताइज भी सामने आ जाएंगे। मईशत की बहाली का हल उन्होंने जो बताया है कि मईशी बहरान जो है वो इस तरह से हल किया जा सकता है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो और दस्तावेज़ी जो मईशत है यही से जो है वो हम बहरान का हल निकाल सकते हैं। अब एक्सपोर्ट में इजाफा कैसे हो सकता है, उसके लिए पैदावारी सलाहियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए किन किन सेक्टर्स में काम करना होगा, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है। क्या वफाकी वज़ीर तवानाई ने इस हवाले से भी कोई बात की है, नहीं की है, या फिर हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस हवाले से संजीदा नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रहे हैं? पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए किस तरह से रिसर्च की जा रही है, रिसर्च कितनी ज़रूरी है, इस पर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब क्या कहना चाहेंगे? पैदावारी सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए किस तरह से कोशिश की जा सकती है? क्योंकि एक जानिब हम ये प्लान तो देख रहे हैं कि बेहतर हो अगर एक्सपोर्ट्स, तो फिर हम जो है वो अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये पैदावारी सलाहियत हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं? डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट हम जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स को जब डिस्कस करते हैं तो वहाँ तो हमें बहरान ही बहरान की कैफियत नज़र आती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए मैं ये बात तो सही है कि एक्सपोर्ट में इजाफा होना चाहिए और दस्तावेज़ी भी मईशत होनी चाहिए, यानी सारे बात डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए ताकि वो उनको टैक्स मिल सके। अमूमन डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होता है, एक तो ये बात है। दूसरी तरफ ये है कि एक्सपोर्ट में जो इजाफा इसलिए नहीं हो रहा है कि हम कम्पिटिटिव नहीं रहें, और इसलिए नहीं रहे हैं जो बात आपने कही है कि एक्सपोर्ट में इजाफे के कि जो ज़रूरत है वो ये है कि एक तो ये है कि पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, पानी की दस्तयाब नहीं हैं, और दूसरी जो सहूलियतें हैं वो दस्तयाब है। महंगाई जब बढ़ गई है तो उनका जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की ज़रूरत है, तो जब वो बढ़ाते हैं तो उनकी तनख्वाह उनको लाजमी बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो छोड़ देगा नौकरी। तो इस लिहाज से जो सूरत हाल है, जब भी कभी हमने इनके कराची में 7, मैंने पहले भी आपको कई प्रोग्रामों में कहा है कि 7 यहाँ पर सनत चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और मैं उन 7 का मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ उनके तमाम अहदेदारों का। तो उनमें सब ने यही कहा है कि भाई एक ज़माने में हमें कहा गया कि आप अपने जो है बिजली बनाने का सिस्टम बना लें, तो हमने अपना सिस्टम बना लिया
अब वहाँ से हम बिजली हम अपने अपने यूनिट को सप्लाई करते हैं, तो अचानक ये हुक्म आ गया कि आप अपने यूनिट ये बंद करें और हमारी हमारी बिजली ख़रीदें। तो और जब बिजली लेते हैं तो वो बहुत महंगी है, और अगर वो लोग अपने ज़रिए से काम चलाते हैं तो वो उनको सस्ती पड़ती है। तो ये भी एक मामला है। अब इसमें हमारा जो फैसलाबाद है उसके मसाइल क्या हैं वो हमने उनका इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन ये जो बात अब कहते हैं वो मुसलसल ये कहे जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट तो हमारे पास हम बढ़ जाएगी, लेकिन मार्केट में हम कम्पिटिटिव, इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पिटिटिव कैसे रहेंगे? हमारे जो मुकाबले में जो बांग्लादेश है वहाँ पर हमारा ही सनतकार जाके वहाँ चला गया है जी, और वो वहाँ से जो कपड़ा बेचता है वो सस्ता होता है, और हमारा कपड़ा जो है वो स्टिच हो या अन स्टिच हो वो महंगा होता है। तो अब सवाल दूसरा ये पैदा हुआ है कि आपको जो थोड़ा सा फ़ायदा मिला है वो यूरोप की तरफ से जो आपको जो तामीन मिला है, आपको जो फैसिलिटी दी गई है, जो टेस्ट छूट की, उससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है, और आपके पैदावारी सलाहियत तो आपकी बहुत है, लेकिन जो वो कम्पिटिटिव मार्केट में अदर दैन यूरोप आप कम्पिटिटिव मार्केट आप में जो है वो आप नहीं हैं। तो इस लिहाज से मुश्किलात हैं। ये जो बात भी कर रहे हैं वो आधी बात करते हैं और आधी बात को वो नहीं करते हैं जिससे कि एक्चुअली फ़ायदा हो। अब मालूम यही होता है कि जहाँ पर भी इनके मफादात हैं वो वहाँ पर तो ये सहूलत देने को तैयार होते हैं, और जहाँ इनके मफादात पर रुकावट होती है या ऑब्स्टिकल होता है वो वहाँ पर नहीं देते हैं। अब अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी रहेगी और बिजली की कीमत बढ़ी रहेगी तो वो कैसे अपने पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएंगे और अपना जो है और मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव मुकाबला कर सकेंगे? जो मुश्किल बात नज़र आती है, जो सारे लोग यहाँ पर उधम मचाते हुए नज़र आते हैं, शोर मचाते हुए नज़र आते हैं। और आप जो बात कर रही हैं कि रिसर्च, वो सारे रिसर्च वर्क इनको करके दे दिया हुकूमत को, लेकिन इसके बावजूद भी टाइम फिश हैं, कोई तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आता है। जी ठीक हो गया मिर्जा साहब, आपका ओपिनियन आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? सर, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि पैदावारी सलाहियत को हमें बढ़ाना है, पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन हर्डल्स इतने हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि बैरून मुल्क सरमायाकारी उस तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रही जितनी की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि जब तक हमारे यहाँ सियासी गहमा गहमी ख़त्म नहीं होती, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक बैरून मुल्क सरमायाकारी भी नहीं आ सकेगी? और राय नहीं है कि जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप में यूनिफिकेशन नहीं होगी, तो और सिंसेरिटी ऑफ पर्पस नहीं होगी, ऑनेस्टी नहीं होगी, तो आपकी इकोनॉमी कैसे फल फूल सकती है? पाकिस्तान तो 1990 के बाद से हमेशा ही क्राइसिस में रहा। एक थोड़ा सा एक दौर आया था जनरल मुशर्रफ का, अदरवाइज तो हमारी इकोनॉमी का तो बुरा हाल ही रहा है। और ये जो आज जो ये बात कर रहे हैं कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ करो, एक्सपोर्ट्स ठीक करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, तो ये तो सदेबाब अब कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो डिफॉल्ट के दाने पर पहुंच गए हुए थे। अब ये जो आपको याद होगा कि जुलाई 2023 में जब ये हुई और फैसला हुआ कि अब हमने जो है ना एक तदरीज जो है इकोनॉमिक अपलिफ्ट प्रोग्राम बनाना है, तो कुछ उसमें चीज़ें जो है ना तय हुई, और जिसमें कि फ़ौज ने जो है उसमें हिस्सा डालने का जो है ना अज़्म दिखाया और एक जॉइंट प्लान बना, और उसी के तहत जो है आपने कुछ चीज़ें जो है ना आइडेंटिफाई की, जिसमें कि आपका एग्रीकल्चर था, आपकी माइनिंग थी, आपकी एनर्जी थी, आईटी थी और डिफेंस था। ये सारी चीज़ें थी जिसके ऊपर काम करना था। और फिर ये था कि इसके लिए पैसे कैसे आएंगे, उसके लिए फिर SIFC बनी कि जिससे हम बाहर से जो है ना अट्रैक्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसमें मुल्क जो है वो भी हमने ये मार्क कर लिए, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कतर और चाइना, उन्होंने एश्योरेंसेस भी दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी हम पैसा जितना आप चाहते हैं हम लगाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो होने चाहिए। ये नहीं है कि एक हुकूमत आई और उसने तब्दील कर दिया सिलसिला। उसके लिहाज से PDM गवर्नमेंट के बाद जब ये इंटरिम गवर्नमेंट आई तो उसने भी इन चीज़ों को उठाया, और कल भी जो गवर्नमेंट आएगी वो भी इसी चीज़ को आगे ये बढ़ाएगी। और आपने देखा होगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी कुछ काम, जो ये इंटरिम गवर्नमेंट ने कुछ महीनों में
कर दिखाया है और बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें कुछ न कुछ प्रोग्रेस जो है सर, ये जो नजर 3 आ रूल रही आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या पाकिस्तान ये श्योरिटी देने के काबिल है इस वक्त? जी देखें, हम तो अपनी तरफ से कोशिश जारी और सारी है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से तो टेररिज्म को ख़त्म कर दिया हुआ था। लेकिन अब जो बाहर का जो एजेंडा है, जो हमारे दुश्मन है, वो तो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी पॉलिटिकली स्टेबलाइज हो और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और मिलिटरीली भी वो स्ट्रांग हो। वो तो उनका एजेंडा तो कायम और दायम है, वो रहेगा। हमने अपनी तरफ ये कोशिश करनी है और हमने उसका सदेबाब किया हुआ है। हम उसके लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने के लिए अभी तारीख भी दी गई है इलेक्शंस की। फिर उम्मीद की जा सकती है कि जी वहाँ इलेक्शन भी हों। तो इकोनॉमी का जहाँ तक ये तल्लक है, ये सी पैक हमारा एक बहुत बड़ा एक मंसूबा था जिसने कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक तकदीर को बदलना था, जो कि सरदोरी का शिकार था। अब वो भी कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्टिवेट होनी शुरू हो गई है। और अगर ये फेज 2 इसका जो है, जिस तरह फेज 1 कंप्लीट हुआ था, अगर ये चल पड़ा तो हमारे बहुत से मसले जो हैं वो जो है ये आइंदा के हल हो जाएंगे। और अब तो ये जो है कि डॉक्यूमेंटेशन, कौन नहीं कहता कि ये इकोनॉमी को आप डॉक्यूमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी अमल है जो कि हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तमाम रिफॉर्म्स हमने करने हैं, अदारों के रिफॉर्म्स करने हैं, इकोनॉमी के रिफॉर्म करने हैं। उसके बगैर आप जो मर्जी करें, नेकनेसी हो, ऑनेस्टी हो और रिफॉर्म प्रोग्राम हो, तो फिर आगे आपके माइशत का पहिया भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा। जो आपके जो इकोनॉमिक जोन्स जो बनाए गए हैं हर सूबे में, जिसमें 4 तकरीबन कंप्लीशन स्टेज पे ये पहुंच चुके हैं, अभी इसको दिखा दें, यहीं से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, बाहर से एक्सपोर्ट नहीं आएगी, यहीं इसको हमने करना है। ठीक हो गया सर, आपने अपना ओपिनियन शेयर किया। नवीद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एक जानिब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाना चाहिए, दूसरी जानिब इन दोनों चीज़ों को हम एसोसिएट देखते हैं कि जब मुल्क में सियासी अमन आएगा तभी मौशी अमन जो है वो हो सकेगा। अब इन दोनों के लिए इलेक्शंस आने वाले जो वक्त है उसको आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इलेक्शन के बाद मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहे हैं ताकि मौशी इस्तेहकाम आ सके और फिर पैदावारी सलाहियत और साथ ही साथ जब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, वो तो बेहतर हो ही जाएंगी? यकीनी तौर पर ये जो प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान था, एस्टैब्लिशमेंट ने उसको पूरी अपनी कुव्वत इस्तेमाल करके और बाकी इदारों को साथ मिला के पाकिस्तान के अंदर उसका तजर्बा किया और उसके बाद बहुत ज्यादा कहने का सामना करना पड़ा अभी तक। तो तोफ़ा तो यही की जा रही है कि इसे सबक सीखा जाएगा और अगले इंतखाबात जब होंगे उसके बाद हुकूमत बनेगी तो इससे काम आएगा। इससे काम लाजमी है। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट सरमायाकारी के बारे से बताता चलूं। देखिए, सरमायाकार मुल्की हो या गैर मुल्की हो, वो 2-3 चीजें मांगता है। एक तो मौजूद माहौल बहुत जरूरी है। मौजूद माहौल से मुराद वन विंडो, सारी चीजें एक जगह से तय हो, पता लगे। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हमने शोबे इतने ज्यादा बना दिए हैं। मुझे तौर आमिल साहब भी बहुत सारे सनतकारों से मिलने का इत्तेफाक होता है। वो बताते हैं कभी माहौलियत वाला पैसे मांगने आ जाता है, कभी LDA वाला आ जाता है, कभी कारपोरेशन वाला आ जाता है, PHA वाला आ जाता है, कभी मुकामी थानेदार आ जाता है, कभी कोई और डिपार्टमेंट जो है वो तो लेबर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। यानी कि आप देखें कि जिस चीज को डील कर रहा है वो तो एक तरफ रह गई, उसके अलावा 12 महकमे और हैं वो तंग कर रहे हैं आपको। फिर हमारी जो मुदाखलत है इदारों की उतनी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें जुडिशरी के जरिए मैनिपुलेट हो रही है। माजी में हमने बड़े खौफनाक तजुर्बात किए। पाकिस्तान स्ट्रीम की निचकारी हो रही थी, उसको दिया गया जस्टिस मौचौरी के दौर में। इस तरह हमने देखा कारके का जब मामला बना, कितनी सुखी हुई हमारी आपके सामने है। रैकोटेक के मामले पर कितना जुर्माना देना पड़ा। तो ये अदालतों को भी चाहिए कि जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं हुकूमत के, उनमें मुदाखलत ना किया करें, ऐसे आर्डर जारी कर देना। तो निगरान दौर में जो थोड़ा सा आपको इस्तेकाम आया लगा, वो इसीलिए लगा है ना कि पीछे फौज खड़ी हुई है, निगरानों के पीछे फौज है और जुडिशरी के फैसले। अब तो इस तरह का एक आया वैसे, जैसे वो चीनी के रेट पर हुकूमत ने स्टे दिया, उसका बड़ा नुकसान हुआ। वो रेट बढ़ के 150 से ऊपर चला गया था। बाद में पंजाब गवर्नमेंट बीच में पड़ी तो गालिबन 126 पे उन्होंने कराया। लेकिन वो जो तय किया था उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, वो तो रेट तो था 98 रुपए पर केजी। तो आप अंदाजा लगा लें हाथों से स्टे लेकर कितना ज्यादा बहरान पैदा किया गया। उनका भी ये काम। मैं सिर्फ एक वाकया बताता चलूं कि मौजूद माहौल क्या होता है। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सनतकार हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया ये बात। कहते मैं इथियोपिया गया, मैं करा था, मुझे कैबिनेट के इजलास में बुलाया गया।
तो मैंने वहां जाके अपने प्रोजेक्ट उनको बता दिए। कहते फाइनल हो गई, मैं होटल वापस आया तो मेरे असिस्टेंट ने कहा कि सर ये एक पॉइंट रह गया है, ये भी शामिल कराएंगे, जरा एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा। कहते मैंने घबराते हुए उनके वजीर को फोन किया। मैंने कहा यार वो आपने चूंकि बना लिया था, वो सारा मामला हो गया, तो एक पॉइंट है। उसने कहा नो प्रॉब्लम, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, दफ्तर आ जाए मेरे। कहता मैं दफ्तर, वजीर साहब ने अपने कंप्यूटर के अंदर ही उसको अमेंड किया, प्रिंट निकाला, दोबारा साइन करके मेरे हवाले कर दिया। तो अब वहां अगर इथोपिया तरक्की कर रहा है या बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, तो हमने ये भी देखना है कि वहां की जो हुकूमतें हैं, वहां के जो इदारे हैं, वो सरमायाकारी के लिए माहौल कैसे पैदा कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी सर, ये बहुत बड़ी अहम आपने बात की है। और इसी हवाले से हम जो है वो अगर पब्लिक पोल को भी देखें, क्या पैदावारी सलाहियत को मजबूत किए बगैर एक्सपोर्ट्स में इजाफा मुमकिन है, तो हमें यहाँ भी मिला जुला जो है वो रद्द-ए-अमल नजर आता है। 50% को ऐसा लगता है कि जी हाँ, और 50% ही ऐसा नहीं मानते हैं। एक ब्रेक की जाने बड़े स्टेबल। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब, इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी के हवाले से अगर आपको बताएं तो इसराइली फ़ौज की गज़ा में बमबारी को 40 से ज़ायद रोज़ हो चुके हैं और अब तक 11,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 25,000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने स्कूलों, अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर भी बमबारी करके फ़लस्तीनियों को शहीद किया, जबकि मगरबी किनारे और खान यूनिस के अलावा दीगर इलाकों में भी इसराइल की छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला अब भी जारी है। एक अहम अपडेट आपको दें कि कतर ने गजा में अस्पतालों पर हमलों का आलमी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इस मुतालबे के बाद क्या अक़वाम मुत्तहिदा गैर जानिबदार होकर गजा में होने वाले अस्पतालों पर हमलों की तहकीकात करवाएगा या नहीं करवाएगा, देखते हैं हमारे मेहमानों को इस हवाले से क्या लगता है। ब्रिगेडियर साहब आपसे स्टार्ट लेना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या अक़वाम मुत्तहिदा कतर के इस मुतालबे को मानेगा? क्या कह रही हैं जी आप? क्या हमें यूनाइटेड नेशंस की तारीख का पता नहीं है? जो सबसे पुराने हमारे जो डिस्प्यूट हैं इस वक्त कश्मीर है या फलस्तीन का 75 साल से ऊपर हो चुका हुआ है। बिल्कुल, यही यूनाइटेड नेशंस है ना। आज तक उसने उसको रिजॉल्व नहीं किया। जहां भी कोई मुस्लिम स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो यूनाइटेड नेशन ने आज तक कभी नहीं किया। बिल्कुल हाँ, उनकी अगर कोई ऐसा कोई मसला हो तो वो फिर जो है उनको वो सारे कानून भी आ जाते हैं और अमल दरामद भी हो जाता है। अब ये जो है आपने जैसे कहा कि अभी 5 हफ्ते हो गए हैं और बर्बरियत की उन्होंने अंतहा कर दी है। कोई मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉज, कन्वेंशन वगैरह सबको उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। तो क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन बनी किसके लिए थी? वो जो है जो लीग ऑफ नेशंस को खत्म करके इसलिए बनाया था कि दुनिया में पीस आए और कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, उनकी रेजोल्यूशंस को वो ढूंढे। तो वो क्या है, वो क्या अभी क्यों इतनी बेबस है? वो इसलिए बेबस है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट उसने काम नहीं किया। वो तो एक हैंडमेडन है यूनाइटेड स्टेट्स की। पेमेंट सारी जो है अमेरिका करता है, उसके मुताबिक जो है वो जो है ना वो अपने फैसले है। तो ये जो अभी जो आप बात कर रहे हैं कि जी ये कतर ने रेजोल्यूशन पास किया है, आपको मालूम है लेटेस्ट के क्या है कि अल शफा में जो है अभी आज सुबह 3 बजे जो इजरायलीज हैं उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर हमला कर दिया हुआ है। पहले कितने दिनों से उन्होंने टैंकों के साथ उसको जो है ना बिल्कुल सराउंड किया हुआ था और आज उन्होंने अंदर वो दाखिल हो गए हैं और उन्होंने उनके जितने मेडिकल स्टोर द्वारा जो है उनको धमाके से उड़ा दिया हुआ है। जितने इंजर्ड वगैरह सारे जो है ना उनको अरेस्ट कर लिया है और वहां तो एक कोहराम मचा हुआ है और अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिले हैं उसको कि जी जो उनका मेन मकसद क्या है कि जी यहाँ इधर इन्होंने शायद अपना सबसे बड़ा कमांड सेंटर जो है हमास ने बनाया हुआ है। यही बहाना उन्होंने जो एक चिल्ड्रन का जो हॉस्पिटल था रांटसी, वहां भी यही बहाना बनाया था, उधर भी उनको कुछ नहीं मिला। तो जितने आपके जो गाजा में जो हॉस्पिटल है 36, वो सब इस वक्त जो है ना वो डिसफंक्शनल है, कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहा। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, आपका ओपिनियन आ गया। नवीद चौधरी साहब आप क्या ऐड करना चाहेंगे? सर हम ये देख रहे हैं कि अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं, मस्जिद पर धमाका किया जा रहा है, क्यों इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर पा रहे हम? क्यों अमेरिका पर दबाव नहीं डाल पा रहे? अक़वाम आलम क्यों खामोश है? अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार नजर नहीं आ रहा, OIC का किरदार नजर नहीं आ रहा। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब हमला हुआ था तो ये ख्याल था बहुत सारे दानिशवरों का कि हमास ने अंदाजा लगा लिया होगा कि इजरायली रिटेलिएशन कैसे होगी और किस हद तक हो। हमें तो अंदाजा था बतौर तालिब इल्म, और वही हुआ। अब किसी को मुर्तज़ा ठहराना कि वो जंग में शामिल हुआ नहीं हुआ, सब सामने आ गया। कोई मुल्क बशमूल ईरान
इस जंग में कूदने के लिए तैयार नहीं है। अब और लड़ाई हो भी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो अमेरिका के 2 बैरी बेड़े वहां आके खड़े हुए हैं, बरतानिया ने अपना बेड़ा भेज दिया था, तो उसके बाद आप जाएंगे कहाँ? अब अल शफा अस्पताल पर जो हमला हो रहा है उसमें जो गवाही है वो कौन दे रहा है? ये देखे ना अलमिया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह रहे हैं कि अल शफा के तह खाने में बेसमेंट में मरकज है हमास का, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसे कहते हैं। यानी कि जब अमेरिका का सदर ये कहेगा कि वो कह रहा है कि ये जुर्म हो रहा है लम्हा मौजूद के अंदर, ये हो रहा है अस्पताल के बेसमेंट के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, तो आप अंदाजा लगाएं। ये तो कह रहा है कि भाई हमला करो। जब ये कहा जाएगा कि वहां पर वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं जो इजराइल पर हमले कर रहे हैं बकौल उनके, हालांकि नस्ल कुछ हो रही है फलस्तीनियों की, उनका रकबा भी ज्यादा है, लेकिन जब अमेरिका के साथ ये कहेगा कि इजराइल पर होने वाले जो हमले हैं, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है? वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि भाई जाओ, खुदा ना खासा वहां फेंको, वहां तोप के गोले फेंको, वहां दाखिल कर दो, जो मर्जी कर दो, वहां जो बच्चे हैं, नौजैदा बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, जवान हैं, ज़ख्मी हैं, वहां सब मार दो। तो ये तो एक बहुत बड़ा इंसानी तरीका अलमिया हम देख रहे हैं। लेकिन ये कहना कि सब बेकार जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखें, एक प्रेशर जो है वो हमसे ज्यादा अगले मुल्कों के अंदर आया है। जितना बड़ा दायरा वाशिंगटन में हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। बिल्कुल बात है कि जब ये ट्रंप ने इलेक्शन के रिजल्ट आया, रिजल्ट उससे पहले मामला हुए, उन मौके पर अमेरिका में मौजूद था, कभी इतने लोग नहीं निकले। तो अच्छा, फिर जो लंदन में मुजाहरा हुआ है वो अपनी मिसाल आप है। अभी आपने देखा है थोड़ी देर पहले, कल का वाकया, लेकिन आज हमारे चैनल पे चला कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो वहाँ जो ह्यूमर लोगों ने कहा कि भाई ये कत्लेआम हो रहा है। अच्छा, फ्रांस का जिसके हमें बेतहाशा इतराज़ात और जायज इतराज़ात है, कहा है कि भाई ये नस्लकुशी है, ये जंग में कोई नहीं है। आपका ओपिनियन आ गया। दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अमेरिका के कान पर जूं क्यों नहीं रेंग रही? मिर्जा साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अमेरिका पर दबाव कैसे डलेगा? अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्या वो अमेरिका की ढिठाई को कंट्रोल कर पाएंगी? देखिए, अमेरिका ने जो बात की है और वो जो बात कर रहा है, जो प्रेशर बिल्ड कर रहा है, इसराइल की हिमायत कर रहा है, उसके एजेंडे का हिस्सा है। बिल्कुल। हम इसे जब इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्टूडेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, जिनकी जो हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटिकल मकदार की बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि अमेरिका का ये एजेंडा है कि उसका जो चैलेंज हेजेमनी है या उसकी जो बालादस्ती का जो दुनिया में जो बालादस्ती जो चैलेंज हो गई है रूस और चाइना की तरफ से, उसको चार अपने स्टेप से वो बहाल करना चाहता। सही। तो अब उसमें जो ये वाक़या हुआ है, बहुत से लोग तो इसे कहते हैं कि यह सरप्राइज़ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये फैसिलिटेट किया गया है। और इसमें 2 बड़ी अहम बातें हैं। एक तो ये है कि वो अपनी ये तो फ़ायदा एक वक्ती तौर पर हुआ कि आपने यूक्रेन के अंदर से दबाव बढ़ा, लेकिन फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके यूक्रेन पर दबाव फिर से बढ़ा दिया जी। रूस पर दबाव बढ़ा दिया। यूक्रेन का जो मामला था वो ख़त्म नहीं होने दिया। दूसरा जो बात थी कि हमने ये कहा था कि वो जो मज़हब इब्राहिमी था, वो उसका निज़ाम उसने हमास के हमले ने वो तोड़ दिया, क्योंकि वो तल अवीव को जो है बनाना चाहते थे मज़हब इब्राहिमी का मरकज़, और जो है यूएई को बनाना चाहते थे उसके ख़जाने का या उसके सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, वो टूटा। लेकिन उसका जो फ़ायदा हुआ है इजराइल को वो ये हुआ है कि वो फ़लस्तीन के या गाज़ा के इलाके को सफा कर देगा। और दूसरा जो है एक और मसला जो बड़ा मसला उनके सामने दरपेश है, वो ये है कि ईरान के पास ईरान ने जो यूरेनियम को अफजुदा किया है वो 83% पे पहुंच गए हैं। ठीक। और 93% पर जो है वो एटम बम बन जाता है। हमारा ये ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों में ईरान इससे मुतासिर होगा। ठीक हो गया सर, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया है। ज़रा हम इसको पब्लिक पोल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा गैर जानिबदार होकर गज़ा में होने वाले अस्पतालों पर हमलों की तहकीकात करेगा। 40% को ऐसा लगता है कि तहकीकात की जाएंगी, जबकि 60% ऐसा नहीं मानते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह।